हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है एक क्लास हमने करवा दी है, जिसमें 2015 से 2018 तक जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन आंसर को हमने डिस्कस कर दिया है। तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, आप सभी लोग उस क्लास को ज़रूर देख लेना। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी और प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी। उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो जो बुनियादी शिक्षा है उसके जन्मदाता महात्मा गांधी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मारिया मांटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें स्थान पूछा गया है, तो स्थान जो है वो हो जाएगा इटली। जो मारिया मांटेसरी थी उनका जन्म इटली में हुआ था। अगर इसमें आप लोगों से सन पूछ लिया जाए तो सन जो है 1870 में हो जाएगा। अगर इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मारिया मांटेसरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप लोग उसमें सन जो है 1870 लिख सकते हैं। इटली में 1870 में हुआ था। मारिया मांटेसरी से एक क्वेश्चन और बनता है कि डॉक्टर मारिया मांटेसरी जो है इनका भारत आगमन कब हुआ था? अगर भारत आगमन की बात की जाए तो उसमें आप लोग 1939 लिखिएगा, क्योंकि जो डॉक्टर मारिया मांटेसरी हैं इनका भारत आगमन 1939 में हुआ था। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। इसमें समाज की एक परिभाषा पूछी गई है, तो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को पहले से कोई परिभाषा आती है, क्योंकि इसमें ओनली परिभाषा पूछी गई है, तो आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसमें जो पवन सीरीज है इसमें मैकाइवर और पेज के अनुसार दी गई है परिभाषा, तो इनके अकॉर्डिंग जो है उसमें हम बात करेंगे कि समाज लोकाचार लोकाचार एवं कार्य विधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। यह एक इसका जो है, यह समाज जो है एक नियत नहीं रहता है, ये हमेशा बदलता रहता है। तो आप लोग ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार की परिभाषा भी समाज की लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई अन्य परिभाषा याद है तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। आप लोग इसमें समझने का प्रयास करना, ये नहीं कि आप लोग जो भी सीरीज में दिया गया है, चाहे पवन सीरीज हो या फिर राजन सीरीज, रटने मत बैठना। जो वन लाइनर सन वगैरह उसको आप लोग अच्छे से 2-3 बार पढ़ना, तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। ये क्वेश्चन 2022 और 2019 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसमें परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार, ये सभी जो है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं। परिवार भी है, समाज भी है, विद्यालय भी है, राज्य एवं जनसंचार भी है। तो ये सभी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? इसमें जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण से पूछा गया है, तो इसमें आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण इसमें जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है। तो इसके अगर हम अर्थ की बात करें तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी को शिक्षा के जो समान अवसर प्रदान करना ही शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है। तो आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। या फिर समझने के लिए जैसे हम बात करेंगे, को भी मतलब जाति, धर्म, रंग भेद, सामाजिक या फिर राजनैतिक, आर्थिक स्तर आदि स्तर पर किसी में जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को समान शिक्षा देनी चाहिए। तो ये जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आशय हो सकता है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या उत्तर दिया गया है। लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
इसमें वही बात की गई है, केवल इसमें थोड़ा ये दिया गया है कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए सभी को जो है समान शिक्षा के अवसर दिए जाने चाहिए। जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आगे इसमें दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29 भाग 2 में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या फिर भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए शिक्षा के जो है, ताकि सभी व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है उसका पूर्ण विकास हो सके। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका अर्थ जो है समझ आ गया तो आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो शिक्षा को जो सार्वभौमिकरण है उसका अर्थ यही है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये आंसर क्लियर हो गया होगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि बाल श्रम से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर इसमें जो दिया गया है उसमें हम बात करेंगे कि बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। तो इसमें ये बात की गई है कि जो साइकिल की दुकानें होती हैं या फिर जहाँ पे गाड़ी ठीक करने की दुकानें या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह होता है या फिर किसी कारखाने में जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको वहाँ पे काम में लगा दिया जाता है, क्योंकि और उन बच्चों की पढ़ने की जो है एज होती है, उनको विद्यालय जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उन लोगों को जो है ये सब कहीं किसी कारखाने में लगा दिया जाता है, कहीं किसी दुकान में या फिर किसी रेस्टोरेंट या चाय की दुकान में छोटे छोटे बच्चों को कार्य में लगा दिया जाता है। तो ये सब बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए विद्यालय जरूर भेजना चाहिए। इसमें आगे दिया गया है, चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं, इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जो है जाने की उम्र होती है। और जो बालिकाएं होती हैं वो घर पे भी कार्य करती हैं, और जो घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको विद्यालय जरूर भेजना चाहिए। तो इसमें बाल श्रम से अभिप्राय पूछा गया था, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं पे भी साइकिल या फिर स्कूटर रिपेयर की जो दुकान होती है, रेस्टोरेंट होते हैं, कारखाने होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को कार्य पे लगा दिया जाता है, उनको विद्यालय नहीं भेजा जाता है। और जो बालिकाएं होती हैं उनको घरों पे सफाई वगैरह का काम भी करने के लिए दिया जाता है, विद्यालय शिक्षा के देने के लिए विद्यालय उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। इसमें जो है जनसंख्या शिक्षा है, तो इसको सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो जनसंख्या शिक्षा है ये एक शैक्षिक कार्यक्रम है। इसमें परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व जो है इसकी जनसंख्या की जो स्थिति होती है उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जो पवन सीरीज है इसमें उत्तर दिया गया है इसका, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार इसमें दिया गया है। तो यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश विदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जाती है। तो अगर आप लोग इस परिभाषा को लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आप लोग अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें आप लोग केवल इतना भी लिख देंगे तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। आप सभी लोग ये वाली परिभाषा नोट कर लीजिए कि जो जनसंख्या शिक्षा है एक शैक्षिक कार्यक्रम है। इसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की
जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अगर आप लोग ये केवल 2 लाइन लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। तो जिसकी इच्छा हो वो ये लिखिए, जिसको ये दूसरी वाली परिभाषा सही लग रही है वो उसको लिखें। आप लोगों की जैसी इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के मूल रूप से जो वायु प्रदूषण है उसके मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? तो धूल, आंधी, तूफान ये सभी इसके जो है स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। इसका मतलब इसमें पूछा गया है जो जल हम लोग संरक्षण करते हैं उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये 2022 और 19 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग जो पवन सीरीज में इसका उत्तर दिया गया है उसको देखेंगे कि भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में वृद्धि होती है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। आगे इसमें दिया गया है, इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जल तो सभी कार्यों के लिए ज़रूरी है, चाहे फिर वो कृषि कार्य हो, घरेलू कार्य हो, औद्योगिक कार्य हो, सभी के लिए जल की बहुत ज़्यादा मात्रा लगती है। तो वही इसमें बताया गया है कि विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जल को बचाना चाहिए, यानी कि जल को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। यही जल संरक्षण कहलाता है और जो इसकी उपयोगिता इसमें बताई ही गई है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नामोल्लेख कीजिए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। तो आप लोग इसको ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए कि एनसीटीई इसका फुल फॉर्म, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें पूछा गया है एनसीटीई से संबंधित जो उत्तर प्रदेश का कार्य होता है वो कहाँ से होता है? तो वो कार्य अब दिल्ली से होता है। यही कार्य पहले जयपुर से होता था। जो जयपुर है वहाँ से पहले संचालित होता था, पूर्व मतलब पहले, और लेकिन जब वर्तमान जो समय है वहाँ पे अब दिल्ली से संचालित होता है। तो आप लोग इसको पूरा भी लिख सकते हैं या फिर इतना भी लिख सकते हैं कि जो है इसका कार्य, उत्तर प्रदेश का कार्य यहाँ पे दिल्ली से होता है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। तो जो ग्राम शिक्षा समिति इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। अभी तक इसमें कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुनियादी शिक्षा है उनके जनक पूछे जाते तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, और इसमें बुनियादी शिक्षा का जो है अर्थ पूछ लिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे क्या है इसका उत्तर। तो इसमें दिया गया है कि बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति है वो मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। महात्मा गांधी जी ने इसमें बताया कि जो बुनियादी शिक्षा है, जो बुनियादी शिक्षा पद्धति है, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा तीनों का विकास करती है। और आगे इन्होंने बताया है कि जब तक शिक्षा द्वारा इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता है तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। इन्होंने इसमें महात्मा गांधी जी ने इसमें यही बताया है कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति है इसके द्वारा मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास जो है ये पद्धति करती है। जब तक इन तीनों शक्तियों का विकास नहीं होता है तब तक इसका जो है कोई मूल्य नहीं है। तो आप लोग इसको सही से याद कर लेना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं? इसमें जो है पूछा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनके स्टूडेंट जो होते हैं उनके मूल्यों के विकास के लिए कौन कौन से जनसंचार साधन हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चलचित्र आदि, ये सभी आप सभी लोग लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं। तो इसमें जो भूमंडलीय ताप वृद्धि, ताप मतलब जो ताप होता है, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो इसमें जो पृथ्वी के तापमान में जो ताप जो है क्रमशः आने वाली वृद्धि से इसका जो आशय है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सामान्यतया भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय जो है पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से। अगर आप लोग इतना केवल लिख देंगे तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को उसमें जो है 50 क्वेश्चंस टोटल जो है, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 15 वेरी शॉर्ट, और क्वेश्चंस जो हैं 10 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग वाले। तो आप लोगों को टाइम मैनेज भी करना होता है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में केवल उतना लिखिए 3-4 लाइन, जिससे आप लोगों को आंसर भी कंप्लीट हो जाए, पूरा पेपर भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, छूटे एक भी ना। क्योंकि आप लोगों के जो डीएलएड वाले स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों को बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर 1 पेपर 2 जो 50 नंबर वाले पेपर होते हैं, उनमें बच्चों के 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चाहे क्वेश्चंस जो 1-1 नंबर वाले होते हैं, इसमें बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा लिखने लगते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। 2-3 लाइन में अगर आप लोग सही आंसर दे देंगे, इसमें सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। इसमें पूछा गया है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें जो है पूछा गया है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि सच्चाई पहला जो है, दूसरा सत्यनिष्ठा, तीसरा उत्तरदायित्व की भावना, चौथा है दयावान। इसमें 1 2 3 4 4 हो गए, तो आप लोग ये 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है। तो जो वैदिक साहित्य था उसमें जो शिक्षा शब्द का प्रयोग है वो अनेक अर्थों में किया गया है, जैसे विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। तो जो वैदिक साहित्य था उसमें जो शिक्षा शब्द था उसका अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है, जैसे इसमें विद्या है, ज्ञान है, बोध है, विजय आदि के रूप में किया गया है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा का आशय बताइए। इसमें जो बालिका शिक्षा का आशय पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा, बालिका शिक्षा से आशय है कि सभी बालिकाओं के शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त हो। जो बालिकाएं हैं उनको शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त होनी चाहिए, और जो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण रखे जाएं। केवल जो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनको विद्यालय नहीं भेजते हैं। तो इसमें जो बच्चे और बच्चियां होती हैं, मतलब लड़के और लड़कियां, सभी को समान शिक्षा के अवसर देने चाहिए। इसमें यही लिखा गया है कि जो बालिकाएं होती हैं उनको शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त होनी चाहिए, और जो उनको शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण है वो उचित दृष्टिकोण रखे जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर क्लियर कर लीजिए कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ पूछ लिया जाता है, कभी इसके उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं, कभी इसमें पूछा जाता है कि औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या है और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, उसके बाद उद्देश्य पे हम लोग बात करेंगे। तो जो वो होती है औपचारिक शिक्षा होती है, तो वह शिक्षा होती है जो विद्यालय में दी जाती है, जिसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित समय में दी जाती है। अर्थात जो शिक्षा विद्यालय में दी जाती है वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाएगी, और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ये विद्यालय में नहीं दी जाती है। इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं होता है, ना ही कोई निश्चित समय होता है, ये फिक्स टाइम पे नहीं कहीं पे भी दी जा सकती है, तो वो अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। तो इसमें अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य पूछे गए हैं, तो इसमें हम सभी लोग लिख सकते हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है जीवन से संबंधित उन अनुभवों से है जिन्हें किसी इसमें दिया गया है, जिन्हें किसी बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन की व्यवहारिक स्थिति से प्राप्त किया जाए। इसमें कुछ जो है फिक्स नहीं रहता है, इसमें कोई व्यवस्थित समय भी नहीं रहता, कोई व्यवस्थित प्रयास भी नहीं रहता है। तो वही इसमें बात किया गया है कि बिना किसी व्यवस्थित प्रयास,
संस्था तथा साधन की व्यवहारिक स्थिति से प्राप्त किया जाए। तो इसमें उद्देश्य 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है तो आप लोग इतना लिख सकते हैं, या फिर आप लोगों को कोई अन्य उद्देश्य लिखना है तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। एक इसमें 2 लाइन में लिख देना, आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य लिखिए। इसमें औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए, 2-3 बार पढ़िए तो आप लोगों को इससे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन सभी से कई बार क्वेश्चंस पूछे, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन को उन्नतशील बनाना चाहते हैं। जो दूरस्थ शिक्षा होती है वह शिक्षा होती है जिसमें किसी को विद्यालय जो है जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने घर बैठकर भी, या किसी दूर स्थान पर अगर विद्यालय वो वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो कहीं दूर है, दूर इलाके में, या फिर उन लोगों को कोई अपना व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, अगर उसके साथ वो लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा होती है। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें व्यक्ति को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सेल्फ स्टडी पे फोकस किया जाता है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दूरस्थ शिक्षा होती है, ये सेल्फ स्टडी मतलब स्व अध्ययन पर केंद्रित होती है। दूरस्थ शिक्षा में स्व अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो दूरस्थ शिक्षा होती है, इसमें बच्चों का और टीचर का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इसमें जो है डाक द्वारा जो बुक वगैरह होती है वो मंगवा ली जाती है। उसके बाद अगर ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड की जाती है कहीं कहीं पे। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। इसमें उद्देश्य पूछा गया था तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। शिक्षा और समाज के संबंध की इसमें बात की गई है, तो इसका उत्तर होगा, व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है, अगर उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग शिक्षा का प्रबंध किया जाए तो व्यक्ति के लिए भी सही रहता है और समाज के लिए भी सही रहता है। इसमें आगे दिया गया है कि शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। वही बात इसमें संबंध पूछा गया है, तो आप लोग ऐसे 2-3 लाइन लिख सकते हैं। आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला, दूसरा हो जाएगा नालंदा। इसमें आप लोग 2 जो हैं केंद्र पूछे गए हैं, प्रमुख केंद्र, तो इसमें आप लोग तक्षशिला और नालंदा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। इसमें जो मूल्य परक शिक्षा है उसके उद्देश्य पूछे गए हैं, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, पहला उद्देश्य कि देश के सुखद भविष्य हेतु जो मूल्य परक शिक्षा है वो आवश्यक है। दूसरा जो आप लोग लिख सकते हैं कि व्यक्ति के सुखद भविष्य हेतु। तीसरा लिख सकते हैं अनैतिकता की परख करने को सामर्थ्य का विकास करने हेतु। और जो चौथा लिख सकते हैं कि भौतिकवादी व अध्यात्मवादी संस्कृति में संबंध बनाने के लिए। और जो पांचवा है इसमें लिख सकते हैं कि व्यक्ति के आचरण में सुधार हेतु। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर, तो इसमें मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य लिखना है, तो आप लोग इसमें सिर्फ 2 या 3 उद्देश्य लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोग सिर्फ 2 उद्देश्य लिखना है। अगर इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग में, तो आप लोग इसमें 5 उद्देश्य फिर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है वो वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। जो उपनयन संस्कार होता है, जो वैदिक कालीन में जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उसमें जो शिक्षा का जब प्रारंभ किया जाता है तो उसमें उपनयन संस्कार बच्चों को करवाया जाता है, तो वही उपनयन संस्कार है। इसमें इसका जो है अर्थ या आशय पूछा गया है। तो जो उप होता है, उप का अर्थ हो जाएगा, उप मतलब हो जाएगा समीप या फिर पास,
और जो नयन का अर्थ हो जाएगा ले जाना। तो इसमें जो है इसका आशय या फिर अर्थ भी यहाँ पे पूछा जाएगा, तो इसका अर्थ यही होगा कि गुरु के पास ले जाना। अर्थात जो उपनयन संस्कार होता है इसका जो इसमें पूछा गया, आप क्या समझते हैं इसमें, या फिर ये पूछा जा सकता है कि उपनयन संस्कार का आशय या फिर अर्थ पूछा जाएगा। तो इसमें आप लोगों को यही लिखना है कि गुरु के समीप या गुरु के पास ले जाना। तो जो उपनयन संस्कार है वैदिक कालीन जो शिक्षा होती थी उसमें जो है बच्चों को जब शिक्षा देने के पहले ये संस्कार करवाया जाता था। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं गुरु के पास ले जाना या फिर समीप ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो ये जो नीति थी ये अगस्त 1987 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? तो जो शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत है लॉर्ड मैकाले ने दिया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। इसमें जो है निस्यंदन सिद्धांत या फिर इसमें छनाई का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। इसमें छनाई का सिद्धांत, निष्पंदन सिद्धांत अगर पूछा जाए तो उसको जो है लॉर्ड मैकाले ने दिया है। इनका मानना था कि जो है शिक्षा जो है, ये जो लॉर्ड मैकाले हैं ये मानते थे कि जो शिक्षा है इसको उच्च वर्ग के लोगों में जो अगर दी जाए तो निम्न वर्ग के लोगों में छन छन कर पहुंच जाएगी। तो इसमें अगर छनाई का सिद्धांत या फिर निष्पंदन सिद्धांत पूछा जाए तो इसका सही उत्तर लॉर्ड मैकाले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना, एक सेकंड, इसमें पूछा गया है प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो इसमें आप लोग जो है लिख सकते हैं, यहाँ पे द नहीं लगाया गया है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं द रिपब्लिक। इसमें आप लोग इसका सही उत्तर हो जाएगा द रिपब्लिक इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। इसमें दो उद्देश्य पूछे गए हैं, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा, और दूसरा उद्देश्य लिख सकते हैं कि सुरक्षित माहौल की स्थापना। इसमें आप लोग 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? जो भारत में यहाँ पे जो अध्यापक शिक्षा के जो मानक हैं वो कौन सी संस्था तय करती है? तो वो हो जाएगी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCTE जो संस्था है यही तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो ड्रॉप आउट बालक उन्हीं को बोला जाएगा जो जैसे क्लास चल रही है या फिर विद्यालय बच्चे आए हैं दोपहर में वहाँ से बैग लेके, या फिर जब लंच होता है वहाँ से बीच में छुट्टी तक बच्चे नहीं रुकते हैं, बीच में ही वापस चले जाते हैं, तो उनको ड्रॉप आउट बालक बोलते हैं। इसमें कहा जाएगा कि विद्यालय छोड़ने वाले बालक। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग इसमें केवल इतना लिख देना कि विद्यालय छोड़ने वाले बालक जो है ड्रॉप आउट बालक के अंतर्गत आते हैं। अगर आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोगों को 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। इसमें पहला उपाय, इसमें पर्यावरण संरक्षण के उपाय पूछे गए हैं, तो इसमें आप लोग कोई भी 2 उपाय लिख सकते हैं। जैसे पहला वृक्षारोपण लिख सकते हैं, दूसरा शुद्ध वायु करने हेतु नाली के निकास हेतु पानी के निकास हेतु। इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, पहला इसमें वृक्षारोपण है, दूसरा है शुद्ध वायु करने हेतु, जो वायु होती है उसको शुद्ध करने हेतु जो पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जो पानी होता है उसका जमाव ना होने पाए। अगर पानी का जमाव नहीं होगा तो वहाँ पे जो है कीड़े वगैरह नहीं होंगे, तो वायु जो है शुद्ध होगी। तो आप लोग इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। इसमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आप लोग इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। जैसे पहला है सहयोग, फिर दूसरा है अच्छा आचरण करना, तीसरा करुणा, चौथा है शिष्टाचार। अगर आप लोग ये 4 भी लिख देंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि 4 लिखिए, तो आप लोग 4 भी लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें समय का सदुपयोग, साथी भावना, दूसरों का ध्यान रखना, अनुशासन, स्वच्छता आदि इसमें आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
इसमें पूछा गया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया किस प्रकार है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें ये समझ लीजिए कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है जॉन डेवी का है। तो इसमें आप लोग इसमें पहले लिख सकते हैं जॉन डेवी के अनुसार लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसमें सिर्फ इतना पूछा गया कि यह प्रक्रिया जो है किस प्रकार है, आप लोगों को समझाना है। तो आप लोग एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसका उत्तर एक लाइन में भी दे सकते हैं कि जो शिक्षक होता है और छात्र तथा पाठ्यक्रम, इस प्रकार जो शिक्षा होती है त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। क्योंकि जो इसमें त्रिमुखी इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें एक शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और इसमें सिलेबस या पाठ्यक्रम होता है। तो इन तीन तीन होते हैं इसमें बिंदु, इसीलिए इसको त्रिमुखी प्रक्रिया बोला गया है। तो ये जो कथन है, इसमें कथन भी कई बार पूछा जाता है, तो जॉन डेवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा क्या है? इसको मैंने अभी इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग इसमें सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जो हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इसमें कहीं पे भी विद्यालय वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सेल्फ स्टडी पर इसमें फोकस किया जाता है, स्व अध्ययन पर केंद्रित होती है दूरस्थ शिक्षा। इसके अन्य नाम भी पूछे जाते हैं, तो इसका अन्य नाम जो है पत्राचार शिक्षा भी इसे कहते हैं, और भी अन्य नामों से इसको जाना जाता है। इसे जो है हम क्या बोलते हैं, इसको दूरवर्ती शिक्षा भी कह सकते हैं दूरस्थ शिक्षा को, और स्वतंत्र अध्ययन भी कह सकते हैं, और पत्राचार शिक्षा भी कह सकते हैं। तो जो दूरस्थ शिक्षा होती है इसको कई नामों से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, इसके अन्य नाम भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं? तो ये जो बिस्मिल्लाह रस्म होती है, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसमें ये करवाई जाती थी, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है कि मुस्लिम काल की शिक्षा का प्रारंभ जो है बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। जो मुस्लिम काल की शिक्षा थी उसका जो प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। बालक की जो आयु है वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाती थी, तब उसे जो है नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था। वहाँ जो है बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतें होती थी, उनका उच्चारण करना होता था। उसके बाद यदि बालक उन आयतों को दोहरा नहीं पाता था या फिर उनको नहीं कह पाता था, तब बच्चे से बिस्मिल्लाह शब्द कहकर ही पर्याप्त समझा जाता था। बच्चे से बिस्मिल्लाह शब्द ही केवल कहला दिया जाता था। अगर बच्चे बिस्मिल्लाह शब्द कह लेता था तो यही जो है बिस्मिल्लाह रस्म मानी जाती थी। तो इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसको ये याद रखेंगे कि जो ये मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रारंभ जो है बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो बालक की आयु पूछी जा सकती है, तो इसमें 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, इसमें 4 4 4 आप लोग याद रखना। जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, तभी उसको जो है नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था। वहाँ पे बच्चों से जो कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करवाया जाता था। बच्चे उसका उच्चारण अगर नहीं कर पाते थे तो उनसे केवल बिस्मिल्लाह शब्द कहने के लिए बोला जाता था। यही जो है बिस्मिल्लाह रस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेधात्मक शिक्षा क्या है? इसमें निषेधात्मक शिक्षा पूछा गया है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जो रूसो मनोवैज्ञानिक है, इसमें आप लोग इनके अकॉर्डिंग विचारक के अनुसार लिख सकते हैं कि जो रूसो विचारक थे, रूसो ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। तो आप लोग इतना ही केवल लिख सकते हैं, तब भी आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। रूसो कहता है कि बालक में केवल एक आदत डालो, और वह यह है कि वह जो बच्चा है वह कोई भी आदत ना डाले। जो रूसो था वो परंपरागत पाठ्यक्रम का विरोधी था। तो इसमें आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो रूसो थे वो परंपरागत पाठ्यक्रम के विरोधी थे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि रूसो ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। और इनका जो रूसो थे, इनका एक कथन था कि बालक में केवल एक आदत डालो, और वह आदत यह होनी चाहिए कि बालक जो है कोई भी आदत ना डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप लोगों को स्पष्ट करना है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है कि वह नए सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि जो विद्यालय है समाज का लघु रूप है, क्योंकि वह
नए सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत पूछा गया है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जो स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुषों के बीच जो शिक्षा है उसका भेदभाव ना हो, दोनों को शिक्षा में एक ही समानता प्रदान की जाए। अर्थात इनका जो प्लेटो का मत यही था कि जो स्त्री और पुरुष हैं इनके बीच शिक्षा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। स्त्री और पुरुषों को दोनों को समानता से शिक्षा देनी चाहिए, समान शिक्षा देनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा क्या है? ये क्वेश्चन अभी पीछे पूछा गया था, वहाँ पे इसका आंसर काफ़ी बड़ा दिया गया था जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिनको वो जो है डिफिनीशन याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर जिनको वो वाली सही लग रही है उसको याद कर लीजिए, जिसको ये वाली सही लग रही है वो इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर में अगर पूछा जाएगा, अगर आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोगों को एक नंबर पूरा मिल जाएगा। इसमें दिया गया है कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। आप लोग केवल इतना भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया, 21 में भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि भूमंडलीय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सेवाओं का आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण करना, जैसे वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का वर्णन करना। आप लोग इतना लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके अलावा और कुछ लिखना है तो आप लोग अगर दूसरा कुछ याद किए हैं तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीरीज जैसे कुछ बच्चे पवन सीरीज पढ़ते हैं, कुछ बच्चे राजन सीरीज पढ़ते हैं, तो उसमें अलग अलग आंसर दिया रहता है। इसी एक ही सीरीज में अगर दो जगह पे क्वेश्चन दिया गया है तो उसका भी अलग अलग आंसर रहता है। तो आप लोग पूरी सीरीज रटने के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग थोड़ा अपनी समझ के आधार पर भी आंसर को लिखने का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चंस टू द पॉइंट या फिर जिसमें सन वगैरह पूछा गया है उसको आप लोग अच्छे से 2-3 बार पढ़िए तो आप लोगों को अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जनसंचार के प्रमुख साधन क्या हैं? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा, ये सभी जो है जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने करवा दिए, सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस बचे, इनको हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग 2 मिनट और रुकिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि पुरुष और स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हो, उन्हीं को लैंगिक समानता कहते हैं, अर्थात जिसमें दोनों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो लैंगिक समानता होती है उसका सिर्फ आशय यही है कि जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनमें शिक्षा जो है समान रूप से देनी चाहिए, या फिर जो अधिकार है समान अधिकार उन दोनों लोगों को प्राप्त होने चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है? जन शिक्षा की बात की गई है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, तो इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने जन शिक्षा के बारे में ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? तो जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि थी उनके जन्मदाता जॉन डेवी थे। इसका आंसर आप लोग जॉन डेवी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 प्रतिवेदन का शीर्षक व अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो भारतीय शिक्षा आयोग है या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इनका जो प्रतिवेदन का जो शीर्षक था वो है कोठारी आयोग, और जो इनके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कहीं कहीं पर दौलत सिंह कोठारी का नाम जो है DS कोठारी करके भी दिया रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। DS कोठारी जो है इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख दिया जाता है। तो इसमें जो शीर्षक पूछा गया है तो कोठारी आयोग हो जाएगा, जो अध्यक्ष पूछा गया है वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें आगे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो इसमें जो प्रकृतिवादी दर्शन है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा की परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार प्रकृति के पथ का अनुकरण करना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार, एक सेकंड, इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। जो रूसो महोदय थे उनका कथन था कि प्रत्येक वस्तु नियता मतलब प्रकृति के यहाँ से अच्छे रूप में आती है और केवल मनुष्य के संपर्क में आकर वह दूषित हो जाती है। यहाँ पे आकार नहीं होगा, यहाँ पे आकर होगा। तो इसमें जो रूसो महोदय थे इनका यही कथन था। ये क्वेश्चन कथन जो है कई बार पूछा गया है कि जो प्रत्येक वस्तु है जो प्रकृति के यहाँ से या फिर ईश्वर के यहाँ से यहाँ आती है, जो प्रकृति से आती है यहाँ, वो अच्छे रूप में ही आती है, लेकिन जो मनुष्य के संपर्क में आकर वह जो है दूषित हो जाती है। तो वही इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो प्रत्येक वस्तु है यहाँ पे नियता या फिर प्रकृति हो जाएगा, या प्रकृति के यहाँ से अच्छे रूप में आती है, केवल मनुष्य के संपर्क में आकर वह दूषित हो जाती है। तो ये रूसो जो है उनका कथन था। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं परि प्लस आवरण शब्द से पर्यावरण शब्द मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोगों को जो पवन सीरीज थी उसमें जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वेरी शॉर्ट में, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। जिसमें जो पेपर 1 है वर्तमान भारतीय समाज, इसमें जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पवन सीरीज में दिए गए हैं एक क्लास और करवा देंगे तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, फिर साइंस, मैथ, ऐसे करके सारे क्वेश्चंस, सारे सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए। जनवरी में शायद आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो आप लोग जनवरी मानकर तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए। क्योंकि अब 1 मंथ आप लोगों के पास बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कुछ बच्चे जो है अभी तैयारी अपनी शुरू भी नहीं किए हैं, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। सभी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के करवा दिए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप सभी लोग उसको कर लीजिए। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की एक क्लास पहले प्रोवाइड कर दी गई है, तो उसको भी आप लोग कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अगर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के फ्री नोट्स चाहिए, पूरी सीरीज की PDF चाहिए, तो आप लोग उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जिसको भी क्लास अच्छी लगे आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।